नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श साइंस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे संज्ञान में है, हम एनसीईआरटी समरी सीरीज को कैरी ऑन करते हैं। इस सीरीज में हमने अभी तक अनेक अध्यायों के समरी को तथा उसे विस्तार पूर्वक पढ़ा और समझा है। आज उसी कड़ी में आज हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम सीधे पहुँचते हैं अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण पर। उससे पहले मित्रों मैं बता दूं, हम सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आपको 9-10 क्लास का एनसीईआरटी जो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोग इसका तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए पहुँचते हैं सीधे अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण पर। यहाँ आप देख सकते हैं हमने अध्याय 9 बल तथा गति के नियम तक हमने पढ़ लिया था। आज अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए मित्रों, ये है हमारा अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। चलिए कुछ इसकी जो भूमिकाएं लिखी हुई है इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसके समरी को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे अध्याय के अंदर उसे भी हम बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है अध्याय 8 तथा 9 में हमने वस्तुओं के गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाले कोई बल अवश्य होने चाहिए, कोई न कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे। इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है, इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और यही है हमारा आज के चैप्टर का नाम। तो चलिए देखते हैं जो गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया से न्यूटन के सोचने के लिए प्रेरित सेब की गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया कि उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती है? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता है, परंतु पृथ्वी की ओर गति करता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते हैं। आइए चंद्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप 8.11 पर पुनः विचार करें। क्रियाकलाप के माध्यम से एनसीईआरटी जो है हर एक चीज़ को समझाती है। देखिए एक धागे में किसी पत्थर को बांधकर ऐसे नचाया जा रहा है और समझाया जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर चक्कर कैसे लगाती है। धागे का एक टुकड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर एक छोटा सा पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़िए और पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा किस प्रकार चक्कर लगाती है। पत्थर द्वारा नियत परिमाण के वेग से वृत्ताकार पथ में गति यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ के जो सारांश है उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम और अन्य चीज़ों को देखेंगे। देखिए यहाँ पर सारांश के रूप में आपने क्या सीखा, यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को हम सार्वत्रिक नियम कहते हैं, यानी यूनिवर्सल लॉ इसे हम कहेंगे, ये सब जगह लागू होगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है जो गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है, बहुत ही वीक फोर्स है, जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। गुरुत्वाकर्षण तब तक क्षीण बल है जब तक कोई बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबद्ध न हो। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्व बल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा जो गुरुत्व बल किसे कहते हैं तो आप कहेंगे पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्व बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। यह पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता जाता है। ध्रुवों से नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उससे अगर हम विषुवत वृत्त की ओर आएंगे तो ये घटता चला जाएगा। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार क्या है, वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। भार के कारण ही उसे आकर्षित करती है। जितना कम भार होगा उसे कम उतना आकर्षित करेगी। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान उसका स्थिर होता है। ये नोटेड पॉइंट है। किसी वस्तु का भार जो है वो अलग अलग स्थान पर अगर हम ले जाएं, प्लेस टू प्लेस चेंज करें तो वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा
वो हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसका मास। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं, बायोंट फोर्स का अनुभव करती हैं। किसी वस्तु को भी अगर आप तरल में डुबाते हैं और ये डिपेंड करता है उसके वेट पर, जो उसका वेट और उसका डेंसिटी कितना है। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबाया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं, और यदि वस्तु का घनत्व डुबाए जाने वाले द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो वह द्रव में फ्लोट करेगी। नहीं तो अगर वस्तु का द्रव्यमान और उसका घनत्व अगर ज़्यादा है तो वो वाटर में सिंक कर जाएगी। तो ये था इस पाठ का सारांश हमने पढ़ लिया। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, हाईलाइट करके चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। आर्किमिडीज के बारे में यहाँ पर दिया गया। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत की खोज की जो उन्हीं के नाम से विख्यात हो गई, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत उन्होंने यह देखने के बाद खोजा कि नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर बहने लगता है। वे सड़कों पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका अर्थ है मैंने पा लिया। यानी जब नहाने के टब में पानी भरा हुआ उसमें अगर आप घुसते हैं तो उसका जो जितना वेट आपने उसमें दिया उतना वेट का पानी जो है वो बाहर निकलने लगता है। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए भी किया था। उनके यांत्रिकी तथा ज्यामिति में किए गए कार्यों ने उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया और ध्रुवी दूरी के विषय में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में भी बहुत सहायता की थी। तो ये था आर्किमिडीज के बारे में शॉर्ट नॉलेज। तो देखिए मित्रों, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसे भी जाने, नो इट करके यहाँ पर दिया गया, हाईलाइट करके। वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर लिखी हुई है। AC जो है वो वृत्त पर स्पर्श रेखा जो इसे B बिंदु पर सटती है। उसके बारे में क्या लिखा है, जो कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। एक ही बिंदु पर अगर मिलती है तो उसे हम वृत्त पर स्पर्श रेखा कहते हैं। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है, इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए आइजैक न्यूटन के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसे पढ़ते हुए हम अपने इस वीडियो को आज अंत करेंगे। चलिए, आइजैक न्यूटन जो 1642 में इनका बर्थ हुआ था और 1727 में इनका डेथ हुआ था। 1642 से लेकर 1727 तक इनका जीवन काल चला। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में गैथम के निकट वुल्सथोर्पे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में प्रायः सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। कौन? आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद दोस्तों वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग जो है फैल गया और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटित हुई थी। यहाँ हम सोच सकते हैं अगर वो प्लेग नहीं फैलता, छुट्टी नहीं मिलती तो शायद न्यूटन जी के सर पर जो है सेब नहीं गिरता और जो न्यूटन के लॉ हैं वो भी शायद नहीं आ पाते। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने को भी प्रेरित किया था। इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी खोज निकाला था। विशिष्ट बात यह है कि उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे उसके महत्व को समझने में असफल रहे थे, और ये जो है उसके महत्व को समझने में सफल रहे थे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज भी की थी, जिसे कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस का भी खोज जो है वो हमारे सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। न्यूटन ने अपने गति के तीनों नियम तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिकीय विज्ञान के ढांचे को बदल दिया था। 17वीं शताब्दी के प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नए शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया था। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत सत्यापन नहीं हो सका था, यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी की गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल व परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित हैं। हमें किसी भी चीज़ में घबराना नहीं चाहिए, आराम से उसे पूरी पुष्टि करने के बाद ही उसे पब्लिश करने के लिए आगे भेजना चाहिए। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए। इन्हें केपलर के नियम के नाम से जाना जाता है। ये नियम किस प्रकार है, चलिए इसे बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त यानी जो उसका लार्ज सर्किल होगा वो होती है, और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में सूर्य की स्थिति को O से दर्शाया गया है।
आगे हम इस चित्र को भी देखेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं इसका नियम 2। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि ए से बी तक गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल ओ ए बी तथा क्षेत्रफल ओ सी डी बराबर हो जाएंगे। चलिए हम चित्र को एक बार देख लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं नियम 3 को। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? r³/t² स्थिरांक, यानी ये एक कांस्टेंट होगा। उसके बाद देखिए मित्रों, यहाँ पर लिखा गया है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने ही यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वह बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। सूर्य जो है हर एक ग्रह को अपने अपने अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल से उसको अपनी ओर खींचा रहता है, जिस कारण से उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हैं। मान लीजिए कि कक्षीय वेग v तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है। तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल F=v²/r होगा। यदि परिक्रमण काल t है तब v=2πr/t होगा। यहाँ पर t क्या है? समय, परिक्रमण में लगा हुआ समय, अर्थात v²r²/T²। इस संबंध को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है v²1/r × r³/t², क्योंकि r³/t² केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक क्या है? कांस्टेंट, यानी स्थिरांक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। नए वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। नए चैप्टर का हमारा नाम है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जो नया चैप्टर कौन सा है। नया चैप्टर है हमारा अध्याय 11, जिसे वर्क एंड एनर्जी कहेंगे, यानी कार्य तथा ऊर्जा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट सजेशन के रूप में आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।